हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास में देखेंगे हम फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन की आज ये फर्स्ट क्लास है, तो हम इसमें आज स्टार्टिंग से देखते हैं फर्स्ट क्लास में। चलो देख फिर हम पहुंचते हैं हम फर्टिलाइजेशन में। फर्स्ट है, देखिए डेफिनेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन, यू हैव एनी आइडिया अबाउट फर्टिलाइजेशन? तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर इनिशिएटिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स आपस में टुगेदर, फ्यूज टुगेदर मतलब आपस में फ्यूज्ड होके एक सेल फॉर्म करते हैं जिसे बोला जाता है जाइगोट। दैट इज दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। और ये सारी प्रोसेस है जो मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स आपस में जब फ्यूज होते हैं और जो सेल फॉर्म करते हैं, और इस सारी प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। द मेल गेमेट्स आर स्पर्म। जो मेल गेमेट्स क्या होते हैं? वो स्पर्म होते हैं। एंड फीमेल गेमेट्स एग। जो फीमेल गेमेट्स एग है वो क्या है? ओवम। और ये दोनों ही, जो मेल गेमेट्स है स्पर्म और फीमेल गेमेट्स जो ओवम है, ये दोनों ही एक प्रकार की क्या है? स्पेलाइज्ड सेल्स हैं विच आर फ्यूज टुगेदर टू बीइंग द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो मेल स्पेलाइज्ड सेल्स है और फीमेल स्पेलाइज्ड सेल्स हैं, जो वो आपस में जब फ्यूज होती हैं और एक जाइगोट फॉर्म करती हैं, और एक प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन और देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोम विथ द मेच्योर ओवम। मतलब कि फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटोजोमा और एक मेच्योर ओवम आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको। मैंने कोशिश की है 3 डेफिनेशन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की, तो तीनों डेफिनेशन में आपको क्लियर हो गई होगी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन मतलब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है और कैसे होती है। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन refers to the fusion of male and female gametes that facilitate the develop of new organism। मतलब कि फर्टिलाइजेशन की एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होता है और वो डेवलप करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को, मतलब कि न्यू सेल को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन इज द नेचुरल लाइफ प्रोसेस। तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो नेचुरल लाइफ की एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि विच इज कैरीड आउट बाय द फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट्स विच रिजल्ट इन the formation of a zygote in human. The process fertilization take place in the fallopian tube। तो हमने देखा इस पैराग्राफ में कि फर्टिलाइजेशन क्या है? एक नेचुरल लाइफ की एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो मेल गेमेट्स है और फीमेल गेमेट्स के, मतलब जो मेल जो स्पेलाइज्ड सेल्स हैं कैरी आउट करता है जो क्या है? स्पर्म है। और फीमेल जो स्पेलाइज्ड कैरी आउट करती हैं वो क्या है? ओवम है। जब इन दोनों सेलों का आपस में फ्यूजन होता है तो वो क्या करते हैं? जाइगोट फॉर्म करते हैं। और जाइगोट फॉर्म करते हैं, और ये जो सारी प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यूट्रस से, उससे एक ट्यूब कनेक्ट होती है जिसे बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है? फेलोपियन ट्यूब में। और फेलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होती है? एम्पुला में होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सीमेन कंप्राइजिंग 1000 ऑफ स्पर्म आर इंसेमिनेटेड इनटू द फीमेल वजाइना ड्यूरिंग कॉइटस। ठीक है, जब सेक्सुअल रिलेशनशिप के जब इंटरकोर्स होता है तो 1 टाइम्स इंटरकोर्स के ड्यूरिंग मेल्स के द्वारा जो वेजाइनल केनाल है, वेजाइनल केनाल में फीमेल की वेजाइना में एक ही बार मतलब कॉइटस में इंसेमिनेशन में मेल के द्वारा 1000
मतलब 1000 मिलियन के क्वांटिटी में जो है स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं इसमें। और उसके बाद क्या होता है कि द स्पर्म मूव टूवर्ड द यूट्रस एंड रीच द ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ओनली अ फ्यू स्पर्म विल बी सक्सेस रीच द ओपनिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इजैकुलेशन के थ्रू, वन इजैकुलेशन में मेल के द्वारा फीमेल के वजाइनल केनाल में 1000 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वन टाइम में। उसके बाद क्या होता है कि 1000 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस हो गए, लेकिन पूरे ही स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्पर्म जो है जैसे ही वजाइना के किनारे से लेके इंटरनल ओस तक पहुंचते हैं, तो कुछ वहीं पे जो म्यूकस का प्रोडक्शन होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं जो, और कुछ है तो यूट्रस में जैसे एंटर करेंगे यूट्रस में, तो वहाँ पे भी उनको क्या होता है, म्यूकस, थिक म्यूकस होता है, तो उसमें मूव करना होता है उसके थ्रू। और जैसे यूट्रस में पहुँचेंगे तो यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस की बॉडी क्या होती है, उसको एंटीजन समझ के उसके अगेंस्ट वर्क करती है, तो उनसे फाइट करना होता है उनको और फिर उसको क्रॉस करना होता है। तो इस प्रकार से जो 1000 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस हुई है, लेकिन वो उतने क्वांटिटी में जो स्पर्म्स हैं वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पाते। उसमें से कुछ ही 1000 मिलियन क्वांटिटी में या कुछ क्वांटिटी में ही जो है फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग तक स्पर्म पहुंच पाते हैं, और वहाँ से फिर जो स्पर्म फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग में वहाँ तक पहुँचे, और उससे फिर कुछ अमाउंट में जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर मतलब कि एग तक पहुँच पाते हैं, ठीक है। The secondary oocyte release from the mature Graafian follicle of the ovary and enter into the fallopian tube, where it is fertilized within 24 hours, after which is the released from the ovary। अब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte किससे कहा गया, तो सेकेंडरी oocyte यहाँ पर जो मेच्योर फॉलिकल्स है, मेच्योर फॉलिकल्स, अच्छा ओवुलेशन की प्रोसेस कब होती है, ओवुलेशन की प्रोसेस आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डेज के बाद क्या होती है, ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। तो ओवुलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जो मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं उसके रप्चर होने के बाद जो एग रिलीज होता है उसे बोला जाता है सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी oocyte। तो ये 14 डेज में क्या हुआ, फॉलिकल्स का रप्चर हुआ, उससे क्या हुआ, ओवम रिलीज हुआ। ओवम किसके द्वारा रिलीज होता है, ओवरी के द्वारा होता है। और ओवरी से जब रिलीज हुआ तो उसे क्या किया, फिब्रिन ने केज किया, और फिब्रिन ने केज किया, और उसके थ्रू क्या होती है, वो फैलोपियन ट्यूब में मूव करके फिर वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर होती है। और जैसे ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, ओवम रिलीज होता है, उसके बाद 24 आवर्स में ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाना चाहिए या इंटरकोर्स होना चाहिए, तो उसी टाइम पे फ्यूज होगा। अदरवाइज क्या होता है, जो ओवम है उसकी डेथ हो जाती है रिलीज होने के 24 आवर्स के बाद। नेक्स्ट है 1000 सराउंडेड बाय द सेवरल स्पर्म, द oocytes is fertilized by the single sperm. During meiosis second, the sperm enter the secondary oocyte and complete the meiosis. After this, the secondary oocyte is known as the egg। अब क्या होता है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो oocytes है, oocyte के सराउंडिंग मतलब कि उसके आसपास सेवरल अमाउंट में स्पर्म की क्वांटिटी होती है, बट एक सिंगल ओवम, एक सिंगल स्पर्म के द्वारा ही फर्टिलाइज होता है, ठीक है। द स्पर्म एंटर द सेकेंडरी oocytes, और इस प्रकार से मियोसिस की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। आफ्टर दिस सेकेंडरी oocyte नोन एज द एग, और सेकेंडरी oocyte के बाद उसे किस नाम से जाना जाता है, एग, मतलब ओवम है, जो ओवम है उसको सेकेंडरी oocyte क्या है, एक प्रकार से मेच्योर फॉलिकल्स है, उसका रप्चर हो गया, उसके बाद जो निकलता है उसे बोला जाता है ओवम, उसे एग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है बोथ स्पर्म एंड एग कैन शो देयर वेबिलिटी ऑन द लिमिटेड पीरियड, मतलब कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि स्पर्म और एग दोनों की ही विटालिटी एक लिमिटेड टाइम पीरियड की होती है। जैसे स्पर्म का लाइव है वो कब तक लाइव रह सकता है, 48 to 72 आवर्स तक, और फिर कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वहीं पे जो एग है वो फर्टिलाइज होने के कब तक मतलब रिलीज होने के बाद कब तक वो लाइव रह सकता है, वो 24 आवर्स तक, ठीक है।
तो हम देखते हैं कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। मैं कुछ ये डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो ये है, ये जो है ये आपका है ओवम का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओवम मतलब कि फीमेल एग का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो पिंक कलर की लेयर है, आउटर लेयर, दैट इज द जोना पेरिसीडा, ठीक है। दैट इज द, ये जो वाइट कवरिंग एरिया है, वाइट कवरिंग एरिया क्या है, एक मेम्ब्रेन लेयर है, सराउंडिंग मेम्ब्रेन एयर है, और इसके बाहर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये है प्रोटीन रिसेप्टर, ठीक है। ये प्रोटीन रिसेप्टर है, दैट इज द ये प्रोटीन रिसेप्टर है, ठीक है। और ये जो लेयर है, दैट इज लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर, ठीक है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर, ठीक है। वहीं पर ये जो कुछ स्ट्रक्चर हैं जो इस तरीके से डॉट डॉट है, इसे बोला जाता है कॉर्टिकल ग्रेनुलोना। तो इस प्रकार से ये इसी में हम देखेंगे। अब क्या हुआ, हमें पहले क्लियर हो गया है कि सेवरल मिलियन अमाउंट में, मतलब 1000 मिलियन क्वांटिटी में क्या हो रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस तो हो रहे हैं मेल के द्वारा फीमेल वजाइनल कैनाल में, बट वहाँ से कुछ ही क्वांटिटी में जो है स्पर्म आते हैं, और सेवरल अमाउंट में ओवम के सराउंडिंग एरिया में स्पर्म पाए जाते हैं, बट सिंगल स्पर्म ही क्या करता है, सिंगल ओवम को क्या करता है, पेनिट्रेट करके फर्टिलाइज करता है। तो देखिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसी होती है। ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म क्या हो रहा है यहाँ पर, स्पर्म मार्क विथ कांटेक्ट विद एग, जैसे स्पर्म का एग के साथ कांटेक्ट होता है तो ये जो प्रोसेस है ये एक्रोसोमल की प्रोसेस होती है, इसे बोला जाता है एक्रोसोम। यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन होती है तो जैसे ही जो स्पर्म का जो हेड है वो जोना पेलिडोसा लेयर को पेनिट्रेट करता है, तो जैसे ही पेनिट्रेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्रोसोम रिएक्शन होता है। एक्रोसोम रिएक्शन कब होता है, जब जोना पेलिडोसा, ये जो है जोना पेलिसीडा लेयर है, इसको जैसे ही स्पर्म पेनिट्रेट करेगा तो यहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्ट होगा, और एक्रोसोमल रिएक्ट होगा तो कौन सा एंजाइम रिलीज होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम रिलीज होता है उसके बाद फिर क्या होता है, एक्रोसोम रिएक्ट विथ पेरीवेटिव लाइन, दैट इज, ये जो वाइट सर्कल है ये कौन सी लेयर है, पेरीवेटिलाइन स्पेस है, पेरीवेटिलाइन स्पेस है। तो अब यहाँ पे इसने पेनिट्रेट कर दिया पहले किसको, स्पर्म ने जोना पेलिसूडा को, जैसे इस पेनिट्रेट किया तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज हुआ, उसके थ्रू उसने क्या किया, रिएक्ट किया, ठीक है। तो पेरीवेटिव स्पेस में एंटर किया। अब ये पेरीवेटिव लाइन स्पेस में एंटर करने के बाद क्या होता है, ये फिर प्रोटीन रिसेप्टर होती है, प्रोटीन रिसेप्टर से फिर क्या हो जाता है, इसके साथ एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से एम्बेडेड हो जाता है, और एम्बेडेड होने के बाद फिर क्या होता है, एम्बेडेड हो गई ये प्रोटीन रिसेप्टर इसके साथ, यहाँ पर फिर इसके साथ रिएक्शन हुआ, और उसके बाद फिर क्या होता है, जो स्पर्म है, स्पर्म में 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या, हेड, बॉडी एंड टेल, ठीक है। तो जो स्पर्म का जो हेड होता है इसमें क्या होते हैं, स्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, हेड में क्या होता है, स्पर्म न्यूक्लियस होता है। तो स्पर्म न्यूक्लियस क्या करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके वो क्या करता है, स्पर्म न्यूक्लियस इंटर करता है, कहाँ पे, एक साइटोप्लाज्म में इंटर करता है। ये जो सरफेस एरिया है इसमें क्या है, यहाँ पे फ्लूइड है, एक साइटोप्लाज्म में इंटर करता है। तो जैसे ही स्पर्म के हेड ने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर है उसको पेनिट्रेट किया, और वहां पर क्या करा, स्पर्म का न्यूक्लियस को रिलीज कर दिया, कहाँ पे, एक साइटोप्लाज्म में। उसने जैसे ही एक साइटोप्लाज्म में स्पर्म का न्यूक्लियस रिलीज होता है, वैसे ही क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रेनुलस है। ये देखिए ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रेनुलस है। तो कॉर्टिकल ग्रेनुलस किसके साथ फ्यूज होने लगते हैं, एक ये जो अपन ने पहले देखे थे कि ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर है, प्लाज्मा लेयर है। तो कॉर्टिकल ग्रेनुलर किसके साथ एम्बेडेड होने लगते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या होने लगते हैं, फ्यूज होने लगते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने लगते हैं, विच रेंडर द वेटलाइन लेयर इम्प्रेडेबल, और ये इसके साथ एम्बेडेड होकर इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये सेल साइटोप्लाज्म, यहाँ न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो गया, फिर आपस में यहाँ पर क्या होती है, मियोसिस की प्रोसेस होती है, फिर एक सिंगल एग और स्पर्म न्यूक्लियस मिलके एक सिंगल सेल फॉर्म होते हैं। मतलब यहाँ पे कहना चाहिए एक प्रोसेस होती है, तो इसमें हेप्लॉइड की प्रोसेस होती है,
सिंगल सेल हैप्लॉइड सेल्स बनती है, और हैप्लॉइड सेल्स मतलब कि जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है। बाकी और हम इसको डिटेल में डील करते हैं आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने कुछ थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। इसको हम अभी आगे और थ्योरी के थ्रू और डिटेल में डील करेंगे। तो मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसी तरह मेरे वीडियो को आगे भी देखते रहिए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और इसको थोड़ा थ्योरी के थ्रू डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसी होती है। तो स्टेप्स आप देखिए, द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन ह्यूमन टेक प्लेस इन सेवरल स्टेज इन्वॉल्व बोथ द केमिकल एंड फिजिकल इवेंट्स। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें सेवरल स्टेज होते हैं, और उसमें बोथ मतलब कि दोनों प्रकार की केमिकल और फिजिकल इवेंट्स दोनों ही आते हैं। द डिफरेंट स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन आर मेंशन्ड बिलो। और जो डिफरेंट स्टेज हैं फर्टिलाइजेशन की इन ह्यूमन में, उसको हमने नीचे मेंशन किया है। तो फर्स्ट देखते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। इसके पहले भी हमने डायग्राम के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो उसमें बताया है कि जैसे ही एग को स्पर्म के द्वारा क्या होता है, स्पर्श होता है, टच होता है, ये जैसे पेनिट्रेट करता है वो, तो सब फर्स्ट जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन होती है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन है क्या, देखते हैं इसमें। द स्पर्म इनकैपिसिटेशन undergo acrosomal reaction and release certain chemical known as sperm lysine present in the acrosomal। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे ही एक्रोसोमल स्पर्म पेनिट्रेट करता है किसको, एग को, तब वहाँ पे जो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर केमिकल रिलीज होता है, और वो क्या करता है, एक स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होता है और एक्रोसोम को प्रेजेंट करता है। तो वही हमने इसके पहले देखी है कि जैसे ही स्पर्म एग को पेनिट्रेट करता है या कांटेक्ट करता है और वहाँ पे एक्रोसोमल की रिएक्शन होती है, तो वहाँ पर कौन सा एंजाइम रिलीज होता है जो केमिकल का काम करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू एक्रोसोमल रिएक्शन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte एंड द स्पर्म are fused together so that the content of the sperm can enter when the plasma membrane of the sperm bind with that the secondary oocyte, the plasma membrane of the oocytes depolarize। ठीक है, तो मैंने डायग्राम के थ्रू पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। वहाँ पे भी तो जैसे उसने पेनिट्रेट किया, किसने, स्पर्म ने एग को, जैसे ही पेनिट्रेट किया वहाँ पे एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ, एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ तो वहाँ पे एक केमिकल रिलीज हुआ, वो था हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक्रोसोमल रिएक्शन के थ्रू फिर जो स्पर्म है वो कहाँ पे इंटर करता है, पेरीवेटिलाइन स्पेस में इंटर करता है। पेरीवेटिलाइन में स्पेस में इंटर करता है, वहाँ पर फिर जो एग के सराउंडिंग एरिया पे वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन रिसेप्टर जो है वो उसके साथ फिर रिएक्शन करता है, और जैसे रिएक्शन करता है उसके बाद फिर क्या करता है, वो पेरीवेटिलाइन प्रोटीन रिसेप्टर को करा, उसके बाद फिर जो एक सर्कल होती है सराउंडिंग एरिया में एग में, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसे ही लेयर को स्पर्म क्या करता है, पेनिट्रेट करके उसमें इंटर करता है, जैसे इंटर करता है उसके बाद क्या होते हैं, जो एग के अंदर क्या थे, कॉर्टिकल ग्रैन्युलस थे। कॉर्टिकल ग्रैन्युलस थे वो क्या होने लगते हैं, जैसे ही स्पर्म ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके उसमें इंटर किया और अपना स्पर्म न्यूक्लियस को एग के अंदर रिलीज किया, वैसे ही यहाँ पर एक रिएक्शन हुई कि जो वहाँ पर कॉर्टिकल ग्रैन्युलस थे वो क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या होने लगते हैं, फ्यूज होने लगते हैं, और फ्यूज होके एक ये होती है, और वहाँ पर क्या होता है, हैप्लोलाइट की प्रोसेस होती है। हैप्लोलाइट प्रोसेस मतलब कि वहाँ पर मतलब कि सेक्स में होने लगते हैं, कहना चाहिए जो गुणसूत्र है वो बनने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है एक्रोसोमल रिएक्शन में। उसके बाद फिर एक ये होता है कि हाँ, एक क्वेश्चन माइंड में आता होगा आपके कि जो ओवम है, जो फीमेल एग है, उसके सराउंडिंग एरिया में सेवरल क्वांटिटी में स्पर्म तो आए, लेकिन एक ही स्पर्म ने
एग को पेनिट्रेट क्यों किया? तो उसका रीजन ये है कि कैल्शियम आयन प्ले एन सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्रोसोमल रिएक्शन. The main factor essential for acrosomal reaction are optimum pH, temperature and calcium magnesium concentration. यहाँ पे क्या होता है, जो कैल्शियम आयन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कैसे कि एक चीज यहाँ पे होती है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे ही स्पर्म जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अपना स्पर्म न्यूक्लियस रिलीज करता है और जो कॉर्टिकल ग्रेनुलेशन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इम्बेडेड होते हैं, जैसे वो इम्बेडेड होते हैं वहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज होता है और एक होता है हाइड्रोलोनिस निनेज एंजाइम रिलीज होता है. तो वो क्या करता है, जो आउटर सरफेस होता है किसका, एग का, जो फीमेल एग है उसका आउटर सरफेस होता है, उसको वो क्या कर देता है, हार्ड कर देता है, हार्ड हो जाता है. इसकी वजह से फिर जो है तो सेकेंड जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है एग को. इसका मेन रीजन ये है. और इसमें कुछ आयन से उसका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो है कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन. इनका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है जो पेनिट्रेट नहीं करते हैं और ये एक्रोसोमल रिएक्शन में भी इनका मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है. और ऑप्टिमम पीएच, टेम्परेचर, इनका भी मेन रेगुलेशन होता है फर्टिलाइजेशन की इस प्रोसेस में. ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन. कॉर्टिकल रिएक्शन होता है कैसे? ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन में देखिए, कॉर्टिकल रिएक्शन soon after the fusion of the plasma membrane, the oocytes show cortical reaction. Cortical granulus found under the plasma membrane of the oocyte which fuse with the plasma membrane and release cortical enzyme between zona pellucida. ठीक है, मैंने जैसे इसके पहले डायग्राम के थ्रू बताया कि कॉर्टिकल रिएक्शन कब हो रहा है, जब स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके स्पर्म न्यूक्लियस रिलीज करता है. जब कौन सी रिएक्शन होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन होता है. कॉर्टिकल रिएक्शन का होता है तो उसमें क्या होता है कि सुन आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन होता है स्पर्म के साथ, वैसे ही उस साइड के अंदर जो कॉर्टिकल रिएक्शन है वो होने लगता है. कॉर्टिकल ग्रेनुलस फाउंड अंडर द, कॉर्टिकल ग्रेनुलस कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइड्स में एक स्मॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है. और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और उसमें स्पर्म न्यूक्लियस रिलीज करता है, वैसे ही क्या होते हैं जो कॉर्टिकल ग्रेनुलस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके एक एंजाइम रिलीज करते हैं. वो एंजाइम कौन सा है, कॉर्टिकल, ये देखिए कॉर्टिकल एंजाइम है. कॉर्टिकल एंजाइम रिलीज होता है और ये एंजाइम कहाँ रिलीज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमने पढ़े थे, जोना पैलिडुस, आउटर कवरिंग क्या है ओवम की आउटर कवरिंग क्या है, डायग्राम में देखिए ये आउटर कवरिंग है जोना पैलिडुसा और ये पेरिवेट्युलाइन स्पेस. यहाँ पर फिर क्या रिलीज होता है, कॉर्टिकल एंजाइम रिलीज होता है. ठीक है, कॉर्टिकल एंजाइम यहाँ पर क्या होता है, रिलीज होता है. कॉर्टिकल एंजाइम रिलीज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पैलिडुसा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में रिलीज होता है. ठीक है, और जिसके वजह से फिर क्या होता है, ये जोना पैलिडुसा इज द हार्डेड बाय द कॉर्टिकल एंजाइम दैट प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी. और जोना पैलिडुसा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कॉर्टिकल एंजाइम रिलीज होने की वजह से जो आउटर कवरिंग है किसकी, एग की आउटर कवरिंग क्या है, जोना पैलिडुसा, ये क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है. और हार्ड होने की वजह से प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मी, मतलब से एक से अधिक स्पर्म को एंट्री करने से क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है. ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट रोल है कॉर्टिकल रिएक्शन का. और एक्रोसोमल रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंट है, इसका कॉर्टिकल रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंट है, इससे हमने क्लियर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट है फिर स्पर्म एंट्री. स्पर्म एंट्री क्या है, a projection known as the cone of reception is the formed by the secondary oocytes at the point of sperm contact
दिस कौन रिसेप्शन रिसीव द स्पर्म। स्पर्म एंट्री क्या है, स्पर्म एंट्री वही है कि एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने देखे हैं डायग्राम में कि जो स्पर्म का हेड है वो एक प्रकार से क्या होता है, प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर का होता है, कौन शेप का होता है। जैसे ही ये क्या करता है, सेकेंडरी ओसाइट को पेनिट्रेट करता है और स्पर्म उसके कॉन्टेक्ट में आता है और क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अपना स्पर्म न्यूक्लियस क्या रहता है, रिलीज कर देता है। जैसे ही रिलीज करता है तो वहाँ पर क्या होता है, कॉर्टिकल ग्रेनुलस क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने के बाद कॉर्टिकल एंजाइम रिलीज करता है और कॉर्टिकल एंजाइम जब रिलीज होता है तो जेना पैलिडोसा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में रिलीज होता है, जिसके वजह से जो आउटर कोरिंग है, कौन सा, एग की आउटर कोरिंग है जो जेना पैलिडोसा, ये देखिए जोना पैलिडोसा, ये किसकी है, एग की, ओवम की पेलिडोसा जो है आउटर कोरिंग है और ये क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। हार्ड होने की वजह से फिर सेकेंड स्पर्म उसमें एग में एंटर नहीं कर पाता है, इसीलिए जो है एक एग को एक ही स्पर्म क्या करता है, पेनिट्रेट करके उसको फर्टिलाइज करता है। ठीक है, तो ये थी इसकी स्पर्म एंट्री। नेक्स्ट देखिए कारियोगेमी। कारियोगेमी क्या है, कारियोगेमी देखिए, आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म, after the entry of the sperm, the suspended second meiotic division is completed by the secondary oocyte, give rise to the haploid ovum and second polar body। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे इसकी प्रोसेस होती है स्पर्म एंट्री की। अब यहाँ पे देखते हैं हम कायोगेमी। कायोगेमी है कि एक्चुअल में, तो कायोगेमी जो है एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो सेल का डिवीजन होता है, जैसे हमने पढ़े हैं कि यहाँ पे जैसे रिलीज होता है न्यूक्लियस होती है तो एक सिंगल सेल फॉर्म होती है जिसे बोला जाता है जाइगोट, और फिर जाइगोट का फिर आफ्टर जाइगोट फॉर्म होने के 30 आवर्स बाद जो है जाइगोट एक क्या सिंगल सेल है, फिर 30 आवर्स के बाद ये सिंगल सेल किसमें, डबल सेल में डिवाइड होती है। इस प्रकार से डबल सेल फिर उनका फिर डिवीजन होता है, इस तरीके से डिवीजन होती जाती है, दैट इज द क्रायोगेमी। ठीक है, आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म सस्पेंडेड सेकेंड म्यूटिक डिवीजन इट कंप्लीट, मतलब कि जैसे ही एंटर हुआ स्पर्म का जो सस्पेंडेड सेकेंड म्यूटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है और गिव द राइस हेप्लॉइड ओवम एंड सेकेंड प्लॉइड, और इसमें हेप्लॉइड मतलब जो सेल है सेकेंड सेल मतलब वो बन जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए, द हेड ऑफ द स्पर्म कंटेनिंग द न्यूक्लियस डीअटैच फ्रॉम द इंटर स्पर्म। यहाँ पे देखिए द हेड ऑफ स्पर्म कंटेनिंग द न्यूक्लियस, मैंने डायग्राम में बताया है कि जो स्पर्म का जो हेड है उसमें क्या होता है, स्पर्म न्यूक्लियस पाया जाता है और वो डीअटैच होके कहाँ एंटर करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको पेनिट्रेट करके प्लाज्मा न्यूक्लियस मतलब प्लाज्मा न्यूक्लियस में एंटर करता है। ठीक है, इसके बाद नोन एज द प्लाज्मा प्रोन्यूक्लियस, द टेल एंड द सेकेंड पोलर बॉडी डीजनरेटेड। उसके बाद जैसे ही हेड क्या होता है एंटर करता है, उसके बाद जो रिमेनिंग बॉडी रह जाती है किसकी, स्पर्म की, टेल एंड बॉडी, वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम इज नोन एज द फीमेल प्रोन्यूक्लाई। उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसको किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियस ऑफ द ओवम उसको किस नाम से जाना जाता है, फीमेल प्रोन्यूक्लाई के नाम से जाना जाता है। The male and female pronuclei fuse and their nuclear membrane degenerate। ठीक है, और ये जब मेल और फीमेल के प्रोन्यूक्लियर आपस में फ्यूज हो जाते हैं उसके बाद जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है। द फ्यूजन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, स्पर्म के न्यूक्लियस के थ्रू और फीमेल के ओवम के न्यूक्लियस के थ्रू आपस में इनके जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद फिर गेमेट्स इज कॉल्ड द क्रायोगेमी, और उस गेमेट्स को फिर किस नाम से जाना जाता है,
क्रायोगेमी के नाम से जाना जाता है। द ओवम इज नाउ फर्टिलाइज, और इसके अब क्या हो जाता है, जो ओवम है वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, और इस फर्टिलाइज्ड ओवम को बोला जाता है जाइगोट। ठीक है, तो क्रायोगामी क्या है, क्रायोगामी में वही है कि स्पर्म में जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करके स्पर्म को न्यूक्लियस को रिलीज किया, स्पर्म न्यूक्लियस रिलीज होने के बाद जो वहाँ पे प्रेजेंट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या, कॉर्टिकल ग्रेनुलस, वो क्या हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने के बाद कॉर्टिकल एंजाइम रिलीज होता है। कॉर्टिकल एंजाइम रिलीज कहाँ होता है, जोना पैलिडोसा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लेयर के बीच में होता है, जिसके बाद क्या होता है कि जो जोना पैलिडोसा है वो हार्ड हो जाती है। हार्ड होने की वजह से वो सेकेंड स्पर्म को एंटर नहीं करने देती है। ये तो आउटर सरफेस एरिया की प्रोसेस है। अब इनर सरफेस एरिया में क्या होता है कि स्पर्म न्यूक्लियस एंटर कर गया है कहाँ पे, ओवम के साइटोप्लाज्म लेयर में। अब वहां से क्या हुआ, ओवम ने भी अपना न्यूक्लियस रिलीज हुआ, और दोनों के ही न्यूक्लियस आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। और फ्यूज होने के बाद हुआ तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, दोनों के मेल और फीमेल दोनों के क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम आपस में फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है, दोनों ही गेमेट्स के जो क्रोमोसोम फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रायोगेमी। ठीक है, और क्रायोगेमी हो जाती है, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्रायोगेमी हुआ। उसके बाद द ओवम इज नाउ फर्टिलाइज, इसके बाद क्या जो होता है, ओवम होता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, और इस फर्टिलाइज्ड ओवम को बोला जाता है जायगोट। तो ये थी ऑल ओवर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। तो गाइस ये वीडियो के माध्यम से, मैंने क्लास के माध्यम से आपको फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस समझाई है। अगर मेरी क्लास आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।